नमस्ते सदा नमस्ते मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब देश में विकसित की गई 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम का मूल्यांकन करने वाली है। और आप सबको मालूम है कि इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो हमारी DAC है, उन्होंने भारतीय सेना के लिए माउंटेड गन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी थी। और रक्षा मंत्रालय ने इन सिस्टमों के लिए जो क्राइटेरिया तय किया है, उसमें इनका जो वजन है वो 30 टन तक होना चाहिए, 38 किलोमीटर से अधिक की इनकी फायरिंग रेंज होनी चाहिए और ये इन सर्विस 155 mm गोला बारूद को दागने में सक्षम होने चाहिए। ऐसे में दोस्तों, भारत की दो प्रमुख रक्षा कंपनियां यानी कि डिफेंस कंपनीज जो कि माउंटेड गन सिस्टम को तैयार कर रही हैं, वो अब कंपटीशन में शामिल हो गई हैं, जिसमें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की धनुष आर्टिलरी गन पर आधारित 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम उन्होंने पेश किया है। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप ने अपनी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS आधारित 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम को तैयार किया है। और अब इन दोनों ही माउंटेड गन सिस्टम्स को भारतीय सेना के कठोर मूल्यांकन से गुजरना होगा और उसके बाद ही इन्हें चुना जाएगा। दरअसल भारतीय सेना 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम की लगभग 300 यूनिटों का एक बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है, ताकि भारतीय सेना अपने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाए और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना की जो फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन जो योजना है, उसमें लगभग 3000 टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर की खरीद भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ-टेक सिंपोजियम के दौरान इनहांस कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम कटिंग एज 4x4 मल्टी टेरन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का अनावरण किया। आपको बता दें कि इसे कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो ई-कार्स है, इसका इस्तेमाल निगरानी, सुरक्षा और बचाव कार्यों सहित कई मिशनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ई-कार्स सैन्य अभियानों में बहुमुखी प्रतिभा का एक नया स्तर लाती है। दोस्तों, ई-कार्स UGV कोलाइजन अवॉइडेंस यानी कि टकराव बचाव प्रणाली और उन्नत मिशन योजना क्षमताओं से लैस है, जो कि इसे सैन्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भरोसेमंद संसाधन बनाती है। इसकी स्पीड 16 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम है और टोइंग पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम की है। और ई-कार्स में कई तरीके के प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसमें कि रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, वाटर जेट मशीन्स और भारी सामग्री का परिवहन भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने आज 56 C295 परिवहन विमानों में से पहला भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है, जिसके तहत विमानों की डिलीवरी अब शुरू हो गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दक्षिणी स्पेनिश शहर सिवेले में एरोस्पेस प्रमुख के सिवेले में इस विमान को प्राप्त किया है। और इस डील के तहत एयरबस 2025 तक सिवेले में अपने अंतिम असेंबली लाइन से फ्लाई अवे स्थिति में पहले 16 विमान वितरित करेगा और बाद के 40 विमानों का निर्माण और असेंबलिंग भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि आर्मेनिया ने 90 ATAGS हविजर का ऑर्डर दिया था, जिनकी अनुमानित कीमत 1265 करोड़ रुपए है और इनमें से कम 6 ATAGS को पिछले महीने आर्मेनिया को डिलीवर कर दिया गया और 84 यानी कि 84 और ATAGS को चरणबद्ध तरीके से आर्मेनिया को अगले 3 सालों में डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी अब इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए भी बिडिंग करेगी और करीबन 12 ऐसे देश हैं जिनसे उनकी बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया के देश, अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में अर्जेंटीना की एयरफोर्स के लिए US कांग्रेस ने डैनिश F-16 फाइटर जेट की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन F-16 विमानों में अमेरिका की लेटेस्ट AMRAAM मिसाइल नहीं होगी, जिसका कारण है UK के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाना। दरअसल अर्जेंटाइन एयरफोर्स इन F-16 विमानों में इजरायली पाइथन 5 और IDERBY मिसाइल को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान है कि आगे उन्हें कोई अतिरिक्त हथियार नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने जो तेजस मार्क 1A का ऑफर किया है अर्जेंटीना को, उसमें भारत ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और पाइथन 5 और IDERBY मिसाइल भी पेश की है। ऐसे में अर्जेंटीना अगर भारत से तेजस फाइटर जेट लेता है तो इसकी जो सारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। और यहाँ पर जो मुद्दा ब्रिटिश इजेक्शन सीट का है, उसके लिए भी भारत बातचीत कर रहा है। अगर अर्जेंटीना ऑर्डर देता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ब्रिटिश इजेक्शन सीट को तेजस फाइटर जेट से बदल देगा।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली आधारित ARC वेंचर ने अपने ऑल टेरन मल्टी यूटिलिटी लैग इक्विपमेंट को नॉर्टेक सिंपोजियम में प्रदर्शित किया है और इसे भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। इसकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम की है और इसमें कई पेलोड्स को एक साथ अटैच किया जा सकता है। साथ ही इसमें थर्मल कैमरा, रडार्स और फायरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसे म्यूल कहा जाता है और ये अपने साथ RGB कैमरा और फायरिंग प्लेटफॉर्म्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि LTE बैंड में ये 10 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा सकता है और शॉर्ट रेंज में इसे वाईफाई से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इसमें रिकॉर्डेड मिशंस भी डालकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है जो आतंकियों की लोकेशन तक पहुंच सकता है और यही नहीं, ये दुश्मनों को खत्म करने की भी क्षमता रखता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके के टेरन में किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी ने हाई पावर लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को तैयार करना शुरू कर दिया है, जिन्हें कि भारतीय सबमरीन्स में लगाया जाएगा। और अब DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी इंडियन बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स को आमंत्रित कर रही है, जिन्हें की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और उन्हें प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कि वो इन लिथियम आयन बैटरी सिस्टम की सप्लाई करें। आपको बता दें कि इन लिथियम आयन बैटरीज को आने वाली 3 कलवरी क्लास में इंटीग्रेट किया जाएगा और बाद में जो 6 पहले की कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उनमें भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नॉर्थरोप ग्रुमन ने B-21 राइडर का उड़ान परीक्षण शुरू कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने घोषणा की है कि B-21 राइडर ने नॉर्थरोप ग्रुमन के पामडेल कैलिफोर्निया सुविधा में अपने ग्राउंड परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इंजन रन शुरू कर दिया है और साथ ही ये जो इंजन टेस्टिंग है वो इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ान परीक्षण के रास्ते पर जा चुका है। B-21 की पहली उड़ान डेटा आधारित घटना होगी, जिसकी निगरानी नॉर्थरोप ग्रुमन और अमेरिकी वायुसेना करेगी। नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उन्नत नेटवर्किंग क्षमताओं और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ विकसित B-21 राइडर अमेरिका के बम वर्षक बेड़े की रीढ़ बनेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में 3 दिन से जारी अभियान के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को ही मुठभेड़ में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया और इस गोलाबारी के दौरान सेना का एक जवान और सेना की श्वान इकाई की 6 वर्षीय लैब्राडोर कैंट भी वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है और इस मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और DSP सहित 3 अधिकारी वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्नल का नाम मनप्रीत सिंह है। 19वीं राष्ट्रीय राइफल में उनकी तैनात की थी और वो कमांडिंग ऑफिसर थे। बता दें कि अनंतनाग जिले के काकेरा नाग क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। वीरगति को प्राप्त हुए इन जवानों को हमारी तरफ से शत नमन और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार भारतीय सेना के पूर्व मनोज नरवणे ने चीन को उसकी असली औकात दिखाई है। आप सबको मालूम है कि चीन ने अभी कुछ दिनों पहले एक विवादित नक्शा जारी किया, जिससे कि भारत भी काफी गुस्से में आया। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति को दुनिया जानती है और चीन की इसी करतूत पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक मैप शेयर किया। तस्वीर शेयर करने के साथ MM नरवणे ने लिखा कि आखिरकार किसी को चीन का असली मैप मिल गया। ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, तो कई कलर वाले इस मैप में तिब्बत सहित कई क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जिस पर चाइना अपना दावा करता है। इस नक्शे में चीन अधिकृत तुर्कमेनिस्तान, चीन अधिकृत मंगोलिया और मंचूरिया का हिस्सा भी नजर आ रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा करने वाले तथाकथित चीन के आइडियल मैप को खारिज कर दिया और बीजिंग के सामने विरोध भी दर्ज कराया। भारत ने कहा कि ऐसे कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक रिटायर्ड सैनिक को गिरफ्तार किया, जो कि खुद को कर्नल बताकर सेना में भर्ती के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहा था। इसने कई युवाओं के साथ ठगी की और इस मामले में इस व्यक्ति पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। STF ने जब जांच की तो पता चला कि फर्जीवाड़ा करने का आरोपी 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक है और अब STF को फर्जी कर्नल के बेटों की भी तलाश है, जो उसकी प्रॉपर्टी का काम संभालते हैं। फर्जी कर्नल सत्यपाल यादव से STF ने पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद पुलिस ने फर्जी कर्नल सत्यपाल के दोनों बेटों के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया। दोस्तों, इस व्यक्ति की शक्ल देखकर लग रहा है कि इसकी काफी धुनाई की गई है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि
बांग्लादेश की वायुसेना फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाली है और 33 साल बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश एयरफोर्स की बात करें तो उनके पास चाइना से खरीदे गए 16 चेंगडू J7 फाइटर जेट्स हैं और बांग्लादेश ने 2017-18 में 8 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी किया था और कहा जा रहा है कि 4 और विमानों का टेंडर वो निकाल सकता है। बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून और राफेल दोनों में से किसी एक को चुन सकती है। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर अपने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को मैदान में उतारा है। भारत चाहता है कि पड़ोसी देश होने का फायदा उठाया जा सके, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें यूरोपियन फाइटर जेट चाहिए। और राफेल की जहाँ तक बात है तो इसको लेकर भी बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो ये कह रही है कि भारत के पास ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट है, ऐसे में हमारे पास यूरोफाइटर टाइफून होना चाहिए। तो राफेल को लेकर तो बात चली रही है, लेकिन मन उनका यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का है, वो तो वक्त बताएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि इससे उनके देश को भी काफी फायदा होगा। पुतिन ने कहा कि इस कॉरिडोर से उनके देश को लॉजिस्टिक का विकास करने में मददगार होगा। साथ ही पुतिन ने कहा कि इस परियोजना पर कई सालों से बातचीत चल रही थी। इस गलियारे के साथ जो कार्गो जुड़ा है वो वास्तव में रूस की उत्तर दक्षिणी परियोजना का एक अतिरिक्त हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, हम कुछ ऐसा देखते हैं जो किसी तरह से हमारे लिए बाधा बन सकता है। पुतिन ने जिस अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र किया वो रूस को ईरान के रास्ते अरब सागर में भारत की पश्चिमी बंदरगाहों को जोड़ेगा। यानी रशिया की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका क्यों इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आता। इसके बाद पुतिन ने कहा कि शायद उनका भी एक व्यावसायिक हित हो और वो इससे जुड़े। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।